नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज हम फिर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आज की क्लास का सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा था या प्रैक्टिस नहीं किया था तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम एक साथ मिलकर क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ कुछ बोर्ड पे। सवाल ने कहा कि 15,800 रुपये पर 15,800 रुपये पर जो हमको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है वो चक्रवर्ती ब्याज मिलता है 7716 रुपये और 72 पैसा। सवाल ने कहा, क्वेश्चन को करते हैं साइड में। सवाल कहता है 15,800 रुपये पर आपको 2 वर्ष में जो चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है वो 7716 रुपये और 72 पैसे होता है। तो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सवाल कहता है कि भाई चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बताइए। तो क्वेश्चन को आपको कंप्लीट सोल्व करने की खास ज़रूरत है नहीं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें CI में पूछता है तो। क्योंकि आप जानते हैं चक्रवर्ती ब्याज का जो इंटरेस्ट होता है वो एक मल्टीपल पर बढ़ता है। हालांकि मैं साधारण ब्याज की बात करता हूँ तो वो एक सम अप होता है, एडिशन पर बढ़ता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज एक मल्टीप्लिकेशन पर बढ़ता है, एक मल्टीप्लिकेशन पर बढ़ता है। तो आप अप्रोक्सीमेशन ऊपर ऊपर से चीज़ों को लेकर सोल्व करना जान सकते हैं, आप चीज़ों को लेकर सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस 17,800 रुपये की ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वर्ष का निकालूं तो आप कहोगे जी अगर 15,800 रुपये का 50% की बात की जाती कि भाई कुल 2 वर्षों में 50% चक्रवर्ती ब्याज लगा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम होता है, लेकिन पर एनम के हिसाब से मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इफेक्टिव रेट की बात करता 50% यदि इफेक्टिव होता तो क्या ये 7,900 आपको इंटरेस्ट मिलता? बिल्कुल मिलता। अगर मैं बात कर रहा हूं 50% की, अगर मैं बात करता हूं कितने परसेंट की दोस्तों? 50% की, तो आप कहोगे 15,800 रुपये का 50% तो 7,900 रुपये बनता है। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज हमको प्राप्त हुआ है वो हुआ है 7716 रुपये और 72 पैसे, जो कि 7,900 से कुछ कम है। कितना कम है ये देखते हैं। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लेकर सोल्व करूं, 7717 रुपये एक बार के लिए मान लूं तो शायद 184 के आसपास रुपये बन जाएंगे, 183 पॉइंट कुछ। तो 183 पॉइंट कुछ को मैं मान लेता हूं 184, यानी कि जब 50% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लेते तो 7,900 इंटरेस्ट मिलता। 7716 से कितना ज़्यादा है ये? 184। अगर इसका 15,800 के 1% की बात करूं तो 1% 158 बनता है, यानी कि इसको इसमें से ये घटा दें तो लगभग क्या मेरा ये इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा? यानी कि इसमें से 1% घटा दो तो 49% क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है? हाँ है ना? 49% तो अप्रोक्सीमेशन में बन रहा है, लेकिन जो इफेक्टिव 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज आपको मिला होगा वो इससे कुछ कम लगा होगा, 48 दशमलव समथिंग लगा होगा, तभी तो अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं 49%। अब ध्यान से देखें तो जो चक्रवर्ती ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 1 वर्ष की होती है। एक ऑप्शन आपको दे रखा है 20%। अगर 20% 1 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज लगता तो 2 वर्ष का इंटरेस्ट आप कैसे बोलता? 20 जमा 20 जमा 20 गुणा क्या? 20। ऐसे ही सोल्व करते हैं, जो कि क्या बनेगा? 40 और 4 44। लेकिन मेरे पास कितना है? 49, यानी कि 20% तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। फिर आइए मैं बात करूं, अगर 25% की बात करूं तो 25 और 25 2 तो 50 यही बना देगा, यानी कि 25 भी नहीं बनने वाला। अगर मैं 24 की बात करूं तो 24% और 24% 48% तो यही बना देगा, 48 पॉइंट समथिंग ये है ही। इसका मतलब आप क्वेश्चन को देखकर तुरंत सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में
पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर पहले का जो अप्रोक्सीमेशन प्रतिशत आपने निकाली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 22%, यानी कि 22% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर आप ले रहे होंगे, तब जाकर 2 वर्षों में 15,800 रुपये पर जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो इंटरेस्ट 1716 रुपये और 72 पैसे मिला होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया। अगर आपका 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज का इंटरेस्ट 50% मिलता, अगर ओवरऑल इफेक्टिव आपका इंटरेस्ट कितना होता 50%, तो ब्याज यहाँ पर 77.16 ना होकर कितना बोल दिया जाता 7900। ये इससे कितना कम ले रखा है मैंने, 7900 है, ये कितना ज़्यादा है 184 लगभग। अगर इसमें से घटा दूँ तो 7900 में से ये इंटरेस्ट बन जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 1% है, यानी कि 48 कुछ इंटरेस्ट आपका बनेगा, जो कि 22% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में बनता है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चंस को एग्जाम में आपको इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को विद इन सफिशिएंट टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर यही आपको सुनने को मिलेगा कैलकुलेटिव एग्जाम आ रहा है। तो बात को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ ऐसा था। आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। सवाल नंबर 2 जो है ये है आपका प्रतिशत के आधार पर परसेंटेज बेस्ड एक क्वेश्चन है। सवाल को देखिएगा, कहते हैं, सवाल कहता है 42% अगर कुल अंकों का स्कोर करे, कौन, कोई विद्यार्थी, तो 20% मिनिमम पासिंग मार्क्स से अधिक स्कोर करता है। यानी कि परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज तो एक क्या है, क्वांटिटी है, कैसी, डिपेंडेंट, जो क्या करती है, कंपैरिजन करती है। परसेंटेज एक कंपैरिजन करने के लिए ही वर्ड बना है। तो इस परसेंटेज ने क्या किया है, एक बार मैक्सिमम मार्क्स के साथ कंपेयर कर रहा है और एक बार मिनिमम पासिंग मार्क्स के साथ। क्या दोनों मार्क्स एक ही विद्यार्थी के होंगे? बिल्कुल होंगे। तो सवाल ने कहा एक विद्यार्थी कुल अंकों का तो 42% हासिल करता है। ये लीजिए भाई, टोटल जो अंक रहे होंगे, टोटल जो मार्क्स रहे होंगे, उन टोटल मार्क्स का कितना परसेंट स्कोर करता है एक विद्यार्थी, 42। अब इसने कहा यही विद्यार्थी के अगर मैं मार्क्स की कंपैरिजन किस बेसिस पर कर दूं, मिनिमम पासिंग मार्क्स के, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स से अगर मैं करता हूं तो वो 20% ज़्यादा स्कोर करता है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स को क्या मान लिया मैंने, 100%। जो भी अंक रहे होंगे, जितने भी उत्तीर्ण अंक रहे होंगे, वो अपने आप में क्या होते हैं, 100%। इससे कितना अधिक स्कोर किया उसने इससे 20% अधिक स्कोर किया। तो क्या 120% उस विद्यार्थी ने स्कोर किया होगा? पहली लाइन का मतलब है ये 120% भी एक विद्यार्थी के हैं। उसी विद्यार्थी का कंपैरिजन कुल का किया तो 42% है। इसका मतलब 120% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 42%। अगर 120% की वैल्यू 42% है तो आप मुझे मिनिमम पासिंग मार्क्स बता दो। मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या 100% है? कैसे सॉल्व करोगे, 42 अपॉन 120 गुणा क्या कर दोगे 100 इंटू क्या कर दोगे 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 12 से कितने पे जाएगा, 12 तिया 36, कितना जाएगा 5, 12 5 60, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35%। 100% आपने लिया था मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि उस एग्जाम में 35% अगर अंक आप हासिल करेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। सवाल का फर्स्ट लाइन से यही मतलब था कि अगर पासिंग परसेंट की बात करूं तो 35% है। तभी इसने एक ही स्टूडेंट का डाटा कंपैरिजन अलग अलग बेसिस पर कर दिया। एक बार टोटल के साथ कर दिया, एक बार किसके साथ कर दिया, पासिंग मार्क्स के साथ। तो विद्यार्थी के अंक तो दोनों जगह क्या ही होंगे, सेम ही प्राप्त किए होंगे उसने, है ना। तो यहां से आपने कहा 35% स्कोर कर लेगा। अब एक स्टूडेंट ऐसा था जो 32% अंक हासिल करके 54 अंकों से फेल हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये 32% वाला 54 से फेल हो गया
आप सपोज करिए आप 54 से फेल हो जाएं, तो मैं अगर आपको 54 अंक दे दूं तो पास नहीं हो जाओगे? बिल्कुल हो जाओगे। तो मैंने वही काम किया, इस 32% वाले को 54 अंक मैंने दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, अगर ये फेल था तो ये पास हो जाएगा ना, और पास आपको पता है कितने परसेंट वाला हो रहा है? 35% वाला, हाँ है ना। तो 32% प्लस 54 अंक अगर 35% के बराबर हैं, उस साइड लेकर जाने पर आप कहोगे 3% की वैल्यू कितनी जी? 3% की वैल्यू आ गई 54 अंक। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 गुणा 3 54। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो भी होते हैं वो क्या 100% होते हैं? हाँ है ना। 100% की वैल्यू 18 के अकॉर्डिंग कितनी बन जाएगी? 1800 अंक। यानी कि उस परीक्षा के अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम मार्क्स कितने बन जाएंगे? 1800 अंक बन जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम में यही सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं पूछे जाते वो इतने से पास हो गया, वो उतने से फेल हो गया, इतने परसेंट बताओ, ये सवाल अब नहीं आते। अब सवाल को अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कराऊं तो सवाल का एक विद्यार्थी के अंक अलग अलग बेसिस पर कंपेयर करवा दिए। कंपेयर करवाने का मतलब क्या है? आप वहां से पासिंग मार्क्स निकाल देंगे जो कि 35% आ गया। आगे की लाइन में कहा कि 32% में 54 अंक जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? 35% बनेगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे? 1800 अंक। उम्मीद करूंगा ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। क्वेश्चंस दोनों अच्छे थे, शानदार थे, कोई शक नहीं है, लेकिन ये आपकी अप्रोच पर डिपेंड करेगा। जिस अप्रोच से आपने पढ़ रखा है उसी अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में आप कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज इन दोनों क्वेश्चंस को आप 15 मिनट या 10 मिनट लगा देंगे तो इतना सफिशिएंट टाइम आपको एग्जाम में होता है नहीं। क्वेश्चंस को सोल्व करने का नजरिया थोड़ा अलग रखिएगा, तभी भीड़ से हम क्या हो पाते हैं? अलग हो पाते हैं। तो आइए दोस्तों, किसी स्टूडेंट को अगर इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट लगती है या दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा दोस्तों, और जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया है वो कोशिश कर लीजिएगा। तब तक मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ। सवाल है ज्योमेट्री का सवाल। चलिए थोड़ा आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा 2 स्क्वायर दे रखे हैं। 2 क्या दे रखे हैं? वर्ग। चलो भाई, अगर 2 स्क्वायर हमको दे रखे हैं तो 2 स्क्वायर कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं कि एक आपके पास कॉमन एरिया बनेगा और उस कॉमन एरिया का मेरे को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है जी? एरिया, क्षेत्रफल। तो फिगर आकृति कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। और सवाल ने कहा ये जो 2 वर्ग है, क्वेश्चन को करते हैं साइड में, ये 2 स्क्वायर दे रखे हैं। एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है। इस स्क्वायर की भुजा तो इसने कहा सवाल ने 8 सेंटीमीटर ले लीजिए, 8 यूनिट ले लीजिए, इनका कोई महत्व है नहीं। और इस वर्ग का है 20 सेंटीमीटर, यूनिट कुछ भी आप मान सकते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पर हर एक जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहता हूँ, क्या यही एरिया है, यही ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको निकालना है? हाँ है ना। कौन सा है? ये वाला। चलो मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ये वाला एरिया आपको निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है जी? ये वाला एरिया। अगर ये वाला एरिया निकालना है तो मुझे एक बात बताइए कुछ इस प्रकार से, क्या इस छोटे वाली ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं? ध्यान से देखिएगा, मैं मार्क कर देता हूं नंबर A, B और C। इसको मैंने नाम दे दिया M और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने N। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। इस ट्राइंगल में 90 डिग्री, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री। एक बड़े वाले ट्राइंगल ले रहा हूं और एक छोटे वाली ट्राइंगल ले रहा हूं। ए कॉमन जो है एंगल दोनों में क्या है? कॉमन है। ए एंगल दोनों में क्या है? कॉमन। इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है।
अगर किसी किसी दो ट्राइंगल्स में, त्रिभुजों में, अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर आ जाएं, एक समान आ जाएं, तो दोनों प्रकार की ट्राइंगल्स को मैं समरूप यानी कि सिमिलर बोल देता हूं। ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर, समरूप। तो आप बोल सकते हैं कि AMN ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? समरूप होने से फायदा क्या होगा? भुजाओं के अगर मैं रेशियो का स्क्वायर कर दूं तो वही क्षेत्रफल बन जाता है, और यही क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये वाली भुजा अगर 8 है तो क्या बड़े वाली ट्राइंगल की भुजा 28 नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बस ये बता दीजिए। मैंने क्या कहा? दोनों ट्राइंगल सिमिलर आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं, बस समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है क्वेश्चंस बोल दें कि टाइम लग रहा है, लेकिन आप तुरंत देखते ही कह सकते हैं ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर। तो भुजाओं का रेशियो 8 और बड़े वाले का क्या जाएगा? 28। रेशियो को यहां पर लिख देता हूं 8:28। क्या ये भुजाओं का अनुपात की अगर मैं बात करूं तो 4 से काट दो, 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 7। यानी कि इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा? 2:7। अगर इसके वर्ग कर दो, इसका क्या कर दो? स्क्वायर, तो यही इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी अनुपात आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना? 49। 2 का स्क्वायर कितना? 4। यानी कि इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों, क्या वो क्षेत्रफल का अनुपात 4:49 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये सारी बातें आपको देखते ही बननी चाहिए। 8:28, तुरंत देखते ही रेशियो बनेगा। 8:28, 2:7, 4:49 क्या आ गया? एरिया। अब बड़े वाली ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, बड़े वाले ट्राइंगल में आप कहोगे ये 28 है और ये 20 है, तो क्या एरिया 28 गुणा 10 280 नहीं बन जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप लगाओगे तो क्या ABC का क्षेत्रफल 280 बनेगा? यानी कि 49 की वैल्यू अगर 280 है तो सवाल पूछता है 4 यूनिट की वैल्यू बताइएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे 280 बटा कितना? 49 गुना कितना? 4। 7 से काट दो कुछ ऐसे, 7 7 49, 7 चौक 28, उत्तर आ जाएगा 160/7। यानी कि इस शेडिड ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो कितना आ जाएगा? 160 बटा कितना? 7। ध्यान से देखें तो क्वेश्चन तुरंत देखते ही बनेगा। देखो एरिया भी कितना आसान दे रखा है, 2 से तुरंत 10 कट के 280 बन जाए। यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप देखकर सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 4 अनुपात कितना, 2 अनुपात कितना? 7, 4 अनुपात कितना? 49। एरिया 49 की वैल्यू 280, 4 की वैल्यू पूछ रखी है, तो बच्चों वाला सवाल हो जाता है। आगे कुछ खास इसमें है नहीं। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस सवाल को भी हम तुरंत देखकर सोल्व करना पसंद करेंगे। किस प्रकार से? पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर मैं एक बार के लिए क्या लिख देता हूं? ऑप्शन। सवाल ने कहा m है और क्या है? n। m की वैल्यू इसने कहा 0.1 जमा 0.1 का स्क्वायर जमा 0.01 की पावर 3। यही है, बिल्कुल यही है। फिर सवाल ने कहा n है 0.3 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.003 होल पावर 3। सवाल कहता है m प्लस n बताइए। 4 ऑप्शंस आपको ऐसे दे रखे हैं। a वैल्यू जो दे रखी है 4.41009, यही है। बी ऑप्शन दे रखा है 0.413131, यही दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। सी ऑप्शन जो है वो है 0.313131 और डी ऑप्शन है 0.1313 और 13। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यही दे रखे हैं, बिल्कुल यही दे रखे हैं। 4 13 13 और 1। क्वेश्चन को करिए साइड में। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अगर आप ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है,
ध्यान से सुनिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐड करके और ऑप्शन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कैसे देखिएगा, एक नंबर सिस्टम में मैं आपको डिविजिबिलिटी बाय 9 बताता हूँ। 9 की क्या बताता हूँ? डिविजिबिलिटी, या फिर क्या बोल दीजिए, डिजिटल सम बोल दो, एक ही बात है, हाँ है ना। तो जब जब आपके पास डायरेक्ट नंबर दे रखे हों, डायरेक्ट क्या दे रखे हों? नंबर, तो उन डायरेक्ट नंबर्स की मदद से क्या कीजिएगा, उन डायरेक्ट नंबर्स की मदद से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, अगर डिवीजन है तो करने की ज़रूरत नहीं होती। डिविजिबिलिटी बाय 9 कहता है कि जो आपके पास संख्याएं हैं वो एज इट इज बच जाती है। यहां पर क्या 1 पॉइंट का कोई रोल नहीं रहेगा डिविजिबिलिटी बाय 9 में। 1 + 1 + 1 3, यानी कि m की डिजिट्स का जो सम बन रहा है वो कितना बन रहा है? 3। मैं बस ये पूछ रहा हूं m की डिजिट्स का सम कितना बन रहा है? 3। यहां पर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 3 3 होती है 27, कितना? 7 का कितना? 7 और 2 9। जब जब 9 आ जाता है खत्म कर देते हैं, यानी कि n के डिजिट्स का सम कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। कितना बन रहा है? 3। यानी कि m + n को जब जोड़ोगे तो उनकी डिजिट्स का सम क्या 6 नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। ऑप्शन देख लो कहां पर 6 बन रहा है। 3 3 6, 3 9 खत्म कर दो, 1 2 3, यानी कि यहां पर डिजिट्स का सम बन रहा है 3, मुझे कितना चाहिए? 6। 3 3 6, 3 9, 1 2 3, यहां पर भी नहीं बन रहा। 3 3 6 7 8 9, 4 बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। 9 हटा दो, 4 और 2 6, यानी कि डिजिट्स का जो सम बन रहा है वो कौन से ऑप्शन में बन रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में बन रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो बस आपको थोड़ा टाइम बचाने के लिए ही एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। बस डिजिट्स का क्या किया जाता है? सम किया जाता है। 1 की पावर 3 कर लो, 1 1 की पावर 2 कर लो, 1 1 की पावर कुछ कर लो, 1 1 1 1 कितना? 3। यहां पर कितना आ गया? 3। 3 + 3 कितना? 6। तो डिजिट्स का सम 6 देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा होगा, वही क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट मैं लिखता हूं स्क्रीन पे। सवाल है x + 3y - 2z/4, और ये दे रखा है मेरे को कितना? 6। फिर एक इक्वेशन दे रखी है x + 2/3 2x = 3z और = 33 दे रखा है। और एक इक्वेशन दे रखी है 1/7, फिर क्या दे रखा है? x + y + z, और साथ में क्या दे रखा है? 2z की वैल्यू कितनी? 9। तो सवाल कहता है 46x + 131y की वैल्यू आप बता दो। क्या बता दो? y की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन को करते हैं साइड में। देखिएगा 3 इक्वेशन दे रखी हैं x y z में। यहां पर है आपके पास 2y, ये वाला क्या है? 2y, और x y z में 3 इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में आपको जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी बताई जाती है वैल्यू को 0 पुट कर दें, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। तो ध्यान से देखिए, जो आपको निकालना है वो x y z की वैल्यू नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सवाल कहता है 46x + 131y बताइए। अगर x y z की वैल्यू निकालने को बोलता तो शायद क्वेश्चन मुश्किल हो जाता, क्योंकि तीनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। अब सवाल चाहता है z को हटा दीजिए, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो इसको। क्या ये z/2 बनेगा? z/2 बनेगा तो ये बनेगा 2x प्लस क्या 6y बनेगा, यहाँ पर बन गया 6y माइनस कितना बन गया? z, और 6 × 2 करने पे कितना बन गया? 12। यानी कि उस इक्वेशन को आप बोल सकते हैं 2x + 6y - z बराबर कितना? 12। अब यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ पर किससे गुणा कर दो? 3 से, तो ये क्या बनेगा? 3 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 33 × 3 कितना बनेगा? 99। 3 × 2 कितना बनेगा? 6z। 2 × 2 कितना बनेगा? 4y। यानी कि आप इनको ऐसा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? 3x + 4y = 6z की वैल्यू कितनी? 99। फिर इसको क्या बोलोगे? 7 से गुणा करा दो, 7 × 9 = 63, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 63। तो 7x
7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, जेड में कितना ऐड करोगे यहाँ पर 14, 14 और 1 कितना बनेगा 15, यानी कि ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 15 z इक्वल्स टू 63। तीनों इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई किया है, पहले जनरल फॉर्म में लिख लिया। z को आप कैसे कहोगे, 15 और 6 तो ऐड होंगे 21 में अगर 21z को जोड़ दो माइनस वाले को तो 0 बन जाएगा। यानी कि एक बार एक कुछ ऐसा मन में आया कि इस समीकरण को 21 से गुणा करता हूं, देखते हैं क्या x और y यही बचता है, शायद हो सकता है यही बचे। 21 गुणा 2 कितना 42, 42 में 3 जोड़ोगे कितना बनेगा 45, 45 और 1 कितना 46, यानी कि x का कोफिशिएंट तो मेरे पास वही बन चुका है। अब y को देख लेते हैं भाई, 21 गुणा 6 126, 126 और 4 कितना 130, 130 और 1 कितना 131, यानी कि अब बस इनको गुणा करा के जोड़ दीजिएगा। किसको 21 गुणा कितना 12 प्लस कितना 99 प्लस कितना 63, ये कितना बनेगा साहब 12 एकम 12, 12 दूनी 24 प्लस 99 प्लस 63 कितना बनेगा 414, आंसर आ जाएगा 414। यानी कि एक स्टेप में आंसर को आप सोल्व कर सकते हैं, एक स्टेप में। क्यों, क्योंकि बस सिंप्लीफाई करना था आपको। जैसे ही सिंप्लीफाई फॉर्म में आपने लिखा, आप जानते हैं 15 और 6 21, 21 में से -21 घटेगा तभी z 0 बनेगा। जैसे ही z को 0 बनाया, x और y के कोफिशिएंट 46 और 131 बन रहे हैं, यानी कि अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। 12 गुणा 21 प्लस 99 प्लस 63, आंसर आ जाएगा 414। क्वेश्चंस इस प्रकार से करेंगे तभी आप कुछ अलग कर पाएंगे। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सारे के सारे तरीके आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को सबसे पहले आ रहे होते हैं पहले से ना, सब प्रैक्टिस करने से आपकी ये स्पीड बनेगी और ये तरीके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उन्हीं के लिए हम ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा, बार बार रिवाइज करते रहेगा। तो उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा दोस्तों। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। सवाल कहता है x साइन की पावर 3 थीटा, y साइन की पावर 3 थीटा, साइन के साथ क्या है कोस, और इक्वल टू दे रखा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब एक बार दे रखा है x साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इक्वल्स टू 0। सवाल चाहता है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बता दो, है ना। तो कोशिश करते हैं भाई, आइए, है ना। क्वेश्चन को कर देते हैं साइड में। ध्यान से देखिए, एक्स साइन की पावर 3 थीटा प्लस वाई कोस की पावर 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इक्वल टू 0। सवाल कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप बता दो, है ना। ध्यान से देखिए, क्या आपके जो ऑप्शंस हैं 1/√2 कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज दे रखी हैं, वैल्यूज दे रखी हैं, बिल्कुल दे रखी हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा का पूरा लंबा मेथड स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन को बुक से देख के आप चेप दें और सॉल्यूशन बना लें ना, उससे फ़ायदा होगा नहीं। तो थोड़ा माइंड को सोचने पर मजबूर करिएगा कि क्वेश्चन को मैं कैसे हल कर सकता हूं। अगर बुक में क्वेश्चन दिख जाता है तो एज इट इज चेप देते हो तुम, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या यहां से आप ये बोल सकते हो एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कोस थीटा, हाँ ना। क्या आप y बटा एक्स को टेन थीटा बोल सकते हो, हाँ ना। यानी कि टेंजेंट थीटा आपके पास y बटा एक्स बन गया, बना कि नहीं बना। अब मेरी कोशिश कुछ ऐसी है कि अगर x और y को मैं बराबर मान लूं तो टेंजेंट थीटा 1 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। अब मैं चीज़ों को पुट करने की कोशिश करूंगा।
इतना बड़ा सोल्व होता नहीं है एग्जाम में। मैंने क्या देखा, मैंने तो यहीं से देख लिया था कि टेंजेंट थीटा y अपॉन एक्स, इसका मतलब अगर एक बार के लिए x और y को बराबर ले लूं तो थीटा आप तुरंत 45 पुट कर सकते हैं। अगर बराबर पुट करूं तो यहां पर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर 1 और 1 पुट करता तो ये बनेगा 1/2√2, ये बनेगा 1/2√2 और ये क्या बनेगा 1/2, यानी कि इक्वल हो नहीं रहा है। √2 का मल्टीपल कम आ रहा है। तो जब बराबर मान ही रहे हैं तो x और y को क्या मान लो, 1/√2 मान लो। अब भी तो टेंजेंट थीटा मेरा क्या ही बनेगा, 1 बनेगा और थीटा कितना बनेगा 45 बन जाएगा। अगर ऐसा बन रहा है तो ये क्या बनेगा 45 पर, मुझे बताइएगा साइन 45 1/√2 गुणा 1/√2 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहां पर है 1/√2, यहां पर भी है 1/√2, 45 पर 1/√2 तो ये बनेगा 1/4 जमा 1/4। क्या 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब आप तुरंत देखकर सोल्व कर दीजिए। एक्स वाई बराबर 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2 जमा 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, 1/2 जमा 1/2 कितना 1। अरे वाह भाई वाह, शाबाश। आंसर कितना आ जाएगा 1। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी। मैंने क्या किया, आपके सामने एक बार 1 पुट किया तो मुझे √2 का मल्टीपल कम नजर आ रहा है, LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब 1 नहीं ले सकते। अगर 1 नहीं ले सकते तो क्या ले सकता हूं, √2 कम है तो √2 का मल्टीपल ले लिया मैंने, हाँ है ना। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 1। तो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से बन रहे हैं, उम्मीद करूंगा आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ज्योमेट्री का आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, लगाइएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक आपको दे रखा है स्क्वायर, किसमें, एक वर्ग, किसमें, एक सर्कल में। अगर एक सर्कल में स्क्वायर दे रखा है, अगर एक सर्कल में क्या दे रखा है स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यूं करके, यूं। एज इट इज तो आकृति नहीं बन पाएगी, लेकिन मान लीजिएगा ये स्क्वायर ही है, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया और यूं करते हुए यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है Y। बस क्वेश्चन को करते हैं साइड में। क्वेश्चन को क्या कर दिया साइड में। सवाल है आपके पास PQRS एक स्क्वायर है। PQRS क्या है दोस्तों, एक स्क्वायर, किसमें, वर्ग में, सॉरी सर्कल में, वृत्त में। PQ को एक्सटेंड कर दिया Y पर और R से होते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो मुझे एक बात बताइएगा, सवाल ने कहा रेडियस दे रखा है कितना 4, तो इसका अगर ये सेंटर है, अगर इसका सेंटर है तो सवाल कहता है आप SY बताइए। SY तो कुछ यूं निकलेगा भाई, है ना। SY कुछ ऐसे करके निकाल देंगे। SY अगर आपको चाहिए तो यहां पर आप कहोगे 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। तो SP का स्क्वायर प्लस PY का होल स्क्वायर ही तो मेरे को SY देगा। SY निकालना है, आप कहोगे दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, SY का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो SY अगर आपको निकालना है तो मुझे एक बात बताओ दो, कुछ ऐसे इनको मिला दी दूं। अगर मैं P और R को मर्ज कर दूं, P और R को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आप कहोगे ये भुजा बराबर यहां पर 90 डिग्री का कोण, तो क्या ये वाला कोण 45 डिग्री का नहीं बन जाएगा? बोल दो भाई, हाँ ना, 45 डिग्री का बन जाएगा। मैं इस QY को निकालने पर काम कर रहा हूं, क्योंकि ये वाले भुजा तो आपको पता है, ये वाले भुजा भी आपको पता है। क्या पता है, अगर ये वाली 1 यूनिट लेंगे तो क्या ये वाली भुजा भी आपकी 1 यूनिट बन जाएगी? क्यों बन जाएगी? दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर। अगर यहां पर 90 डिग्री का कोण है तो क्या यहां पर भी 90 डिग्री का कोण यूं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास लाइन जो जा रही है डायगोनल, क्या ये डायगोनल यहां से जाएगा सेंटर से? अगर सेंटर से जा रहा है तो क्या इस
आर वाई टेंजेंट को यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। अगर 90 डिग्री का कोण टेंजेंट पर बनता है ये 45 डिग्री, तो क्या ये वाला कोण भी आप 45 डिग्री का बोल सकते हो? अगर ये वाला कोण 45 ये 90, तो ये वाला कोण भी आप कहोगे 45 डिग्री का बन जाएगा। इस प्रकार से आर क्यू और क्यू वाई भी आपकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब मैंने क्या कहा, अगर ये वाली 1 यूनिट, तो ये वाली भी 1 यूनिट और ये वाली भी कितनी बनेगी? 1 यूनिट बन जाएगी। और 1 यूनिट बनने से आप कहोगे रिजल्ट जो आपका बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 कितना? 2 का स्क्वायर और अंडर द रूट, यानी कि √5 आ जाएगा। √5 तब जाकर आ रहा है जब मैं साइड को क्या ले रहा था? 1 यूनिट। जब मैं साइड को क्या ले रहा था दोस्तों? 1 यूनिट। अब सवाल ने कहा रेडियस कितना है? 4। अगर रेडियस 4 है तो मुझे ये बताइएगा डायगोनल कितना आएगा? 8 आ जाएगा। अगर डायगोनल 8 आ जाएगा तो 8 की वैल्यू आप कहोगे √2 ही होता है ना? डायगोनल क्या होता है? भुजा गुणा √2। तो आप इस स्क्वायर की साइड को क्या ले रहे होंगे? साइड लेंगे आप 4 रूट कितना? 2। अगर साइड 4 √2 है, आपने लिया 1 की वैल्यू 4 √2, तो √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 रूट कितना? 10। यानी कि आपके पास जो लेंथ है, कौन सी लेंथ? लेंथ SY, ये SY की लेंथ आ जाएगी 4 √10। क्वेश्चन देखिएगा एक बार फिर से। क्वेश्चन में आपको रेडियस 4 दे रखा है, ये 8 बढ़ेगी। 8 बनने से आप कहोगे जो साइड बनेगा, साइड बन जाएगी 4 √2। इसको मैं बाद में देखूंगा। 4 √2 को मैं क्या करूंगा? अलग कर देता हूं, साइड में बाद में देखेंगे। मैंने इस PR को जोड़ा तो आप कहोगे PR टेंजेंट पर अगर मिलेगा, टेंजेंट पर अगर मिलेगा तो क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अगर 90 का बना रहा है तो यहाँ पर 45, ये भी 45 बनेगा। यहाँ पर 90, ये भी 90, ये 45, तो ये 45 बनेगा। दो कोण अगर बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर, यानी कि आपने बोल दिया PQ QR के तो बराबर था ही, अब QR QY के भी बराबर आ गया। तो तीनों अगर बराबर हैं तो ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो √5 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 4 √2, √5 की वैल्यू कितनी? 4 √10। क्वेश्चंस इस प्रकार से आपको करने पड़ेंगे। उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिला होगा। इनमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आप करते रहिएगा। ऐसे ही डेली आपको मैं क्वेश्चंस की वीडियो एपिसोड प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।